मुठभेड़ का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कठुआ में एक बार फिर से मुठभेड़ का मामला और सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। आतंकियों को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों का जो घेरा है वो तंग हो गया है। घेरा वहां पर लगा दिया गया है ताकि जल्द से जल्द इन सभी आतंकियों को वहां पर मार गिराया जाए। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर भी बताई जा रही है कि इस पूरी मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इस पर पूरी जानकारी भी लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कठुआ में पिछले कुछ दिनों ही सनियाल के इलाके में एक मुठभेड़ हुई थी। रुक रुक कर फायरिंग चली थी देर शाम तक, देर रात तक, लेकिन उसके बाद फिर वहां पर बताया गया कि वो आतंकी हो सकता है वहां से माइग्रेट हो गए हों, वहां से पलायन कर लिया हो। यही एक मोमेंट जो है वो पूरे कठुआ के अंदर इस वक्त देखने को मिल रही है। कठुआ के ऊपरी इलाकों में आतंकी सक्रिय नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि एक और मुठभेड़ कठुआ से सामने आई है। ये कठुआ का जुठाना इलाका है जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर जो अभी तक फिलहाल मिल रही है और सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को अपने घेरे में कर लिया है, घेरा कर दिया है ताकि आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। चुनौतियां बहुत ज्यादा है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, ऊंची ऊंची टीलियां वहां पर हैं, घने जंगल है और उस वजह से सेना को इस ऑपरेशन चलाने में काफी दिक्कत भी आती है। संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन चल रहा है, सेना और पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं और जल्द से जल्द इन आतंकियों को कैसे खत्म किया जाए, उनको इस इलाके से कैसे एलिमिनेट किया जाए, इसको लेकर ये हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वर्तमान में आतंकियों ने कठुआ को एक सेंटर बनाने की कोशिश की है वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण है सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी। और सुरक्षा एजेंसियां इस और लगे हुए हैं कि कैसे आतंकियों को पनाह देने वालों को, आतंकियों को फंडिंग या फिर आतंकियों को वहां पर बिठाने या उन्हें सक्रिय रखने के लिए जो अहम भूमिका निभाते हैं उनको कैसे खदेड़ा जा सकता है। उत्तीर्ण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उत्तीर्ण शर्मा हैं। उत्तीर्ण, लगातार कठुआ में हम बात करते आ रहे हैं कि एक सेंटर बना के रखा है, एक और बड़ी मुठभेड़ हुई है, अभी तक क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए शीतल, सुबह ही जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था संयुक्त रूप से आर्मी द्वारा, पुलिस के जवानों द्वारा, और वहां पर जो है आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी, तो जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी जो है वो गोलियां चलाई है। और मैं आपको बता दूं कि इस गोलीबारी में एक जवान जो है वो घायल हुआ है जिसे उपचार के लिए जीएमसी कठुआ लाया गया है। उसके सिर से छूकर गोली गई है और अभी जीएमसी कठुआ में उस जवान का उपचार चल रहा है। और कितने लोग वहां पर हो सकते हैं, कितने आतंकी छिपे हो सकते हैं और कैसे उन्हें वहां पर उनका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? क्या रणनीति है सेना की तरफ से? शीतल, 4 से 5 आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका लगाई जा रही है और इसके साथ साथ हम ये भी बता दें कि जुठाना के पास ये जो सफैन इलाका है और यहाँ पर जंगल होने के साथ साथ पहाड़ियां भी है, घने जंगल भी है और पहाड़ियां भी है और इन पहाड़ियों में ये आतंकवादी छुपे हुए हैं और वहां से जो है चोरी चोरी छुपकर जो है वो गोलीबारी कर रहे हैं। उत्तीर्ण, क्या ये जानकारी मिल पा रही है ये आतंकी कौन है? क्या ये वही ग्रुप हो सकता है जो सनियाल के इलाके में जहां पर मुठभेड़ हुई थी, या फिर ये कोई नई घुसपैठ है? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए शीतल, नई घुसपैठ तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है हर एक जगह से पूरे इलाके को घेर लिया गया है, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जिस तरह आज 5वां दिन है, जिस तरह एनकाउंटर हुआ था 5 दिन पहले, उसके बाद से लगातार फोर्स बढ़ा दी गई, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था और उसके साथ डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था और हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये नई घुसपैठ है। और जिस तरह ये आतंकवादी घने जंगलों में ही, उन्हीं सनियाल गांव के घने जंगलों में छुपे थे और वहां से इन्होंने ये रूट बनाया है। इससे पहले भी तरनार नाले को भी रूट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और ये ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाके जो है ये अपना एक सुरक्षित पॉइंट ढूंढते हैं, यहाँ से ये आराम से गोलीबारी कर सके और इस तरह की घटना को अंजाम दे सके। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी चुनौती है उत्तीर्ण कठुआ के अंदर, क्योंकि लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता है। पुलिस की, सरकार की, सुरक्षा बलों की, उसको कैसे निभाया जा रहा है? क्योंकि लगातार अगर ऐसे होगा तो ये आने वाले समय के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जाएगी वहां पर।
बिल्कुल शीतल, सुरक्षा एजेंसियों पे हमें पूरा भरोसा है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे। सिक्योरिटी फोर्सेस कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रहे जिससे कोई सिविलियन घायल हो या कि कोई इस तरह के किसी की जान जाए। तो जी। इसलिए चप्पे चप्पे पर जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसने हर कदम जो है वो सोच समझ के उठाया जा रहा है। हर आगे स्टेप जो है, जिस तरह हमने आपको बताया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात पिछले 5 दिनों से स्वयं इस सर्च ऑपरेशन में शामिल थे और आगे बढ़कर जो है इन आतंकवादियों की तलाश कर रहे थे। तो अगर हम कहें कि चुनौती है, तो चुनौती होने के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों, सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी पूरा विश्वास है कि वो इन आतंकवादियों को जल्द ढूंढ निकालेगी और इन्हें खत्म कर देगी। बिल्कुल उत्तीर्ण, कहां पर ये कमी लग रही है, कहां पर कमी नजर आ रही है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है इन आतंकियों को ट्रेस करने में? एक वक्त था जब आतंकियों को ट्रेस कर दिया जाता था। क्या आतंकी भी आधुनिकता से लैस हैं? ये भी सुनने में आता है कि उनके पास जो नेटवर्क के साधन हैं या जो मोबाइल फोन या बाकी अन्य साधन हैं, उनमें कोई आधुनिकता या कोई मॉडर्नाइजेशन कर उनको जो उनका संपर्क या उनका जो दायरा है उसको खत्म कर दिया जाता है, जिसको ट्रेस करने में बहुत मुश्किलात होती है। तो क्या ऐसी बातें हैं? बिल्कुल, जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो आतंकवादी भी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का, एडवांस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिससे जो है इन्हें पलायन करने में एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आतंकवादी इन घने जंगलों का फायदा उठाते हैं और इन्हीं घने जंगलों में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि पूरा इलाका जंगलों से घिरा हुआ है और साथ में ऊपर पहाड़ियां भी है। तो पहाड़ियों में जाकर छुप जाते हैं ये आतंकवादी और तब ये ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उत्तीर्ण शर्मा, ये जानकारी साझा करने के लिए। उत्तीर्ण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जानकारी दे रहे थे। हमारी पूरी नजर इस घटना पर बनी हुई है, जब भी कोई बड़ी अपडेट आएगी उस वक्त हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ेंगे। आज दोपहर 3 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। ये बड़े अपडेट और बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर ये चर्चा होगी, क्योंकि दूसरा चरण भी बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। एक फेज संपन्न हो चुका है। एक फेज में जम्मू कश्मीर के अंदर बजट पेश किया गया पहले फेज में, और बजट पर चर्चा भी हुई, प्रश्नकाल हुए, विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए हुए और डेली वेजेस को हल्ला गुल्ला बहुत देखा गया उनको लेकर। आज दोपहर 3 बजे कैबिनेट की ये बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है। बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। सत्र में निजी सदस्य प्रस्ताव और बिल जो है वो भी पेश हो सकते हैं, यानी जो प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशंस हैं और बिल्स हैं उनको दूसरे इस सेक्शन में पेश किए जा सकते हैं, दूसरे फेज में पेश किए जा सकते हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको लेकर हमने पहले भी चर्चा की है। चाहे वो शराबबंदी को लेकर हो, चाहे वो डेली वेजेस को लेकर हो, चाहे वो लैंड एंड जॉब सेफ्टी को लेकर हो, या फिर सरकारी जमीनों पर बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें कैसे मालिकाना हक दिलाया जाए, ये तमाम बिल पेश हो सकते हैं। अगला जो सत्र होगा, अगला जो फेज होगा 7 से लेकर अगले कुछ दिनों तक ये चलने वाला है, उसको लेकर सरकार अभी से प्लानिंग बना रही है। पूरी कैबिनेट मिलकर ये बैठक करेगी और कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा कि आखिर सत्र में किस तरह से इस सत्र को आगे बढ़ाना है। विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। विनोद जी, एक जो पूरा फेज है वो संपन्न हो चुका है, हमने देखा, आपने बहुत करीबी से उसे कवर भी किया है, उसका आउटकम क्या आया वो सबके सामने है। अब जबकि दूसरा फेज शुरू होने जा रहा है कुछ दिनों के बाद, क्या लगता है ये दूसरा फेज जो है वो किस तरह का रहने वाला है जम्मू कश्मीर के लिए? शीतल, बड़ी खबर ये है कि आज जल शक्ति मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा के आश्वासन पर आज पीएचई की जो हड़ताल लगातार चल रही थी, त्राहिमाम बचा हुआ था, पानी के कतरे कतरे को लेकर के लोग तरस रहे थे, आज उन्होंने फिलहाल अपनी हड़ताल को 10 दिन के लिए डेफर किया है। और ये डेफर इसी एश्योरेंस पे हुई है कि मंत्री ने एश्योर किया है कि आपका जो 400 करोड़ रुपया पेंडिंग है सैलरी का, वो रिलीज किया जाएगा। और बड़ी बात यह कि उन्होंने कहा कि ये मसौदा आज कैबिनेट में रखा जाएगा कि कितने चरण में वो पैसा आपको वापस दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कैबिनेट में ही ये भी फैसला लिया जाएगा कि आपकी सैलरी को, यानी वेज को कितना इन्हांस किया जा सकता है। क्या इस पर उन्होंने ये भी थोड़ा बहुत एश्योरेंस दिया है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत आपको उस दायरे में, उस प्रीव्यू में लाया जाएगा ताकि आपको भी मिनिमम। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम इस वक्त पानी संकट, जल संकट को लेकर के कहीं ना कहीं जूझ रही थी, तो आज ये बड़ा फैसला हुआ है। विनोद जी, लोग तो जल संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन जो डेली वेजर्स हैं वो भी पिछले कई सालों से
अपनी मांगों को लेकर जूझ रहे हैं, तो क्या उनके लिए ये माना जा सकता है कि सरकार अब प्रतिबद्ध है, सरकार गंभीर है? जो डेली वेजर्स कह रहे थे कि उमर अब्दुल्ला का एटीट्यूड, उमर अब्दुल्ला का जो रवैया है, वो डेली वेजर्स की तरफ पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा है। इस तरह के एश्योरेंस पहले भी मिले हैं, लेकिन मैं जो हड़ताल कर रहे हैं उनको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि नई सरकार है, अभी 4-5 महीने हुए हैं उनको आए हुए। हो सकता है उन्होंने कोई रोड मैप बनाया हो, लेकिन इससे पहले भी कई बार मीटिंग्स हुई है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स भी निकले, लेकिन उसके बावजूद भी इनको रेगुलराइज नहीं किया गया। सबसे बड़ी मीटिंग जो 2014 को कैबिनेट सब कमेटी की हुई थी और कैबिनेट सब कमेटी के रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया गया था, उससे बड़ा कोई एश्योरेंस नहीं मिल सकता है। लेकिन आज एश्योरेंस मिला है और हो सकता है कुछ पॉजिटिव बातें हुई हो, जिसके चलते इन्होंने 10 दिन के लिए अपनी हड़ताल को डेफर किया है, प्रदर्शन चलते रहेंगे। विनोद जी, जब दूसरा सत्र, दूसरा फेज शुरू होगा तो ये माना जा रहा है कि कुछ अहम बिल पेश किए जा सकते हैं। उन बिलों को आप कैसे आंकलन करेंगे, उनका कैसे एनालाइज करेंगे, और उस समय का माहौल क्या देखने को मिल सकता है विधानसभा के अंदर? कि जो बिल लाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं सरकार के गले की फांस बन सकती है। ठीक है। एक बिल तो ऐसा है जिसमें कहा गया है कि 370 की जगह 371 लाया जाए, लैंड और जॉब को प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, जेएनके की गवर्नमेंट फंस सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार पर निर्भर है और केंद्र सरकार के अगेंस्ट ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती। दूसरा जो है कि डेली वेजर्स को वन शॉट में रेगुलराइज करने का बिल है। तीसरा बिल ये है कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में शराब को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है, बैकबोन है टूरिज्म। तो क्या जो टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे वो लीकर का सेवन नहीं कर सकते हैं? तो इस तरह के बिल। एक बिल ये भी है कि जो लोग लंबे समय से सरकारी लैंड पर विराजित हैं उनको ऑनरशिप राइट दिया जाए, ये भी संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक सेशन चलने वाला है, उसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जिसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध बन सकता है। तो सरकार का क्या रवैया होगा इन बिलों को लेकर? सरकार का क्या फीडबैक रहेगा सदन के अंदर? कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि केंद्र सरकार से डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट लिया जाए। सरकार जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, कोई बीच का रास्ता की लाइन टो करेगी और जो बिलों को होगा उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेगी। जो बिल पेश कर रहे हैं उन सदस्यों को भी सेटिस्फाई करने का प्रयत्न जरूर करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगला फेज 7 से शुरू होगा, 9 तक चलेगा, 3 दिन का होगा, लेकिन 3 दिन में बहुत सारे बिल सामने लाए जा सकते हैं जिन पर चर्चा होगी, और सरकार के सामने ये चुनौती होगी कि कैसे उन बिलों के साथ डील किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, नशा के खिलाफ मुहिम में डोडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ये बड़ी अपडेट है। डोडा में जीएमसी के बाहर ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुआ है। देखिए डोडा में कैसे नशे के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है। जीएमसी के बाहर, यानी जीएमसी जो मेडिकल कॉलेज है उसके बाहर एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। उससे चिट्ठा भी बरामद किया है। आबिद हुसैन के रूप में ये तस्कर की पहचान की गई है। तो आबिद हुसैन इस नाम से जो शख्स है, जो व्यक्ति है, उसे पकड़ा गया है। ये जीएमसी के बाहर ड्रग तस्करी कर रहा था, जिसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने उसको दबोच लिया है। बड़ी बात यह है कि ड्रग्स को लेकर जो मुहिम पुलिस द्वारा अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग मायनों पर जो कदम उठाती है, उसका ये भी एक अहम पहलू है। और इसी पहलू के साथ डोडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ड्रग तस्कर से पुलिस ने चिट्ठा भी बरामद किया है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप उस तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से इस शख्स को पकड़ा गया है। इससे इंक्वायरी की जा रही है, जांच पड़ताल पूछताछ की जाएगी और ये भी जांचा जाएगा कि इसके संपर्क में क्या और भी व्यक्ति हैं। जाहिर सी बात है, जब ड्रग तस्करी कर रहा है तो कोई ना कोई इसके संपर्क में होगा, जो ड्रग खरीद रहे हैं या जो ड्रग बेच रहे हैं। वसीम गत्तू हमारे संवाददाता डोडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वसीम, ड्रग्स को लेकर कितनी बड़ी सफलता है और जिस शख्स को पकड़ा है उससे पूछताछ के बाद अभी जो प्रारंभिक जांच है वो क्या बता रही है?
बिल्कुल शीतल, देखिए जिला डोडा के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस काफी अच्छा काम कर रही है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, पिछले कुछ महीनों में आपने देखा बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है, रात के समय भी कार्रवाई की गई, और कल देर रात की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं जिसका नाम आबिद हुसैन सानाब शमसदीन आरो, ये जो है डाक महल का रहने वाला है, जहाँ पे सदीकाबाद भी इस इलाके को कहा जाता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि सदीकाबाद से इस तरह की खबरें देखने को मिल रही है। इस तरह के ड्रग्स पेल्डर वहां से बरामद किए जा रहे हैं, उनसे ड्रग्स भी बरामद किया गया। हालांकि इस शख्स से क्वांटिटी बहुत कम बरामद की गई है, मगर दिखाने का मकसद पुलिस का ये है कि पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो किस तरह से जिला डोडा के अंदर काम कर रही है, उस माफिया के खिलाफ काम कर रही है जो समाज को बिगाड़ने का काम कर रही है। हालांकि रमजान का बड़ा पाक महीना, लोगों को इबादत करनी चाहिए, लोग इबादत करते हैं, और दूसरी तरफ से शख्स आप देख रहे हैं किस तरह से ड्रग्स का माफिया यहाँ पे बेच रहा था। और डीएसपी हेडक्वार्टर अजय आनंद जी की पूरी टीम को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जिस तरह से लगभग बहुत सारे लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई जिला डोडा के अंदर की। और फिलहाल इस शख्स के से जो बरामद किया गया है, इन्वेस्टिगेशन इस शख्स से इन्वेस्टिगेशन इस शख्स पे लगातार हो रही है। फैमिली मेंबर्स को भी बुलाया गया, और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये कि जब इस शख्स को अरेस्ट किया उसके बाद इसके घर में भी छापामारी की गई, जिसमें मजिस्ट्रेट खुद मौजूद था, और हम लोग भी गए। क्या हमने भी देखा कि पूरे वसीम घर ये को डोडा घेरा। का ही रहने वाला है, डोडा शहर के ही रहने वाला है, या कहीं आसपास के गांव का रहने वाला है? देखिए आसपास गांव का रहने वाला है, और जिला डोडा ये रेंट पे रहता है, जहां तक जानकारी हमें मिली है। और पुलिस का मानना ये भी है, जहां तक डीएसपी हेडक्वार्टर से हमने बातचीत जब की, उनका मानना है कि इससे बहुत सारे क्लूज हमें मिल सकते हैं, यानी कि इस शख्स के रास्ते में बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। तो देखना होगा कि पुलिस का अगला स्टेटमेंट क्या होगा। और पुलिस ने साफ तौर पर यह कहा है, जहां तक शीतल जिला डोडा की मैं बात बताऊं, जिला डोडा इस वक्त काफी ऊपर जो है पहुंच चुका है ड्रग्स के मामले में। और पुलिस का मानना है कि जो भी लोग, चाहे जेंट्स है, लेडीज है, इस धंधे के साथ जुड़ी हुई है, उनको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, सलाखों के पीछे उनको पहुंचाया जाएगा। लोगों का जहां तक मानना है कि जिला डोडा के अंदर पुलिस काफी अच्छा काम कर रही है। पुलिस की तरफ से भी यही बताया गया कि जहां भी जिस इलाके में भी ये लोग इस तरह का काला काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, तो जरूर पुलिस को बताइए, आपकी बात जो है गुप्त रखी जाएगी, यानी कि बताया नहीं जाएगा कि किस शख्स ने इंफॉर्मेशन दी, तो जरूर उस इलाके के अंदर इसी तरह से छापामारी होगी, और उन लोगों को जो अरेस्ट किया जाएगा और जेल के अंदर भेजा जाएगा। लेकिन वसीम, एक या दो कार्रवाइयां करने से क्या ड्रग्स तस्करी या ड्रग्स का जो आदान प्रदान होता है इसमें कमी देखने को मिल सकती है, या फिर पुलिस को नियमित रूप से इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, इस नेटवर्क को खत्म करने की जरूरत है? देखिए शीतल, इस बार मैंने बिल्कुल एक अलग से जो माहौल देखा। जिस तरह से आपको बताऊं कि पुलिस पहले यूनिफॉर्म में हम देखते थे, चाहे सीआईडी को लेके बात करें, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म के अलावा होती थी। आज हमने देखा, अप्रिशिएट में इसलिए पुलिस को कर रहा हूं क्योंकि वीडियो यूनिफॉर्म एक ऑफिसर इस तरह से लोगों को भेज रहे हैं, अपने पीएसओ को भेज रहे हैं, अपने जो पुलिस कर्मी है उनको भेज रहे हैं। इस जड़ को किस तरह से खत्म किया जाएगा, ये पूरी वही आपको देखने को मिल रही है। और जहां तक पुलिस का मानना है कि मगरमच्छ जो बड़े बड़े हैं उनको भी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इससे पहले आपने देखा था सदीकाबाद में एक महिला को पकड़ा था, नामी ग्रामी वो महिला थी, उसको भी सलाखों के पीछे भेजा था। इससे पहले की हिस्ट्री अगर आप बताएं, पहले भी उसने जेल की हवा खाई थी, उसके बाद जो है एक बार फिर से उसको जेल के अंदर भेजा गया है। तो इस तरह से अगर जिला पुलिस हेडक्वार्टर पे इस तरह से काम करेगी, मुझे लगता है कि जिला डोडा ड्रग्स फ्री देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। जी बिल्कुल वसीम, जो शख्स पकड़ा गया है, क्या उम्मीदें हैं कि बहुत एक बड़ा गिरोह हो सकता है, इसके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, इसके साथ इसके संपर्क में जितने भी लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, जो एक बड़ी सफलता होगी? देखिए जहां तक हमें जानकारी मिली है, जराये के हवाले से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है शीतल, बताया जाता है कि बड़ा एक नेटवर्क इस शख्स के साथ है, बहुत सारे लोग इस शख्स के राब्ते में हैं। अगर राब्ते में वो लोग हैं तो जरूर पुलिस उनको भी खंगाल रही है। पुलिस को थोड़ा बहुत टाइम लगता है इस चीज को, मैटर को हल करने में। तो मुझे लगता है जहां पे पुलिस ने इस चीज की शुरुआत की है, मैं साफ तौर पे ये बताऊं कि जो डीएसपी हेडक्वार्टर अजय आनंद है, उनको अप्रिशिएट इसलिए हम कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था डोडा पेट्रोल पंप के पास 3 लोगों को चिट्टे के समेत बरामद किया था। तो साफ तौर पे ये हम देख सकते हैं कि लगातार बैक टू बैक अगर वो इस तरह का काम करें तो लोगों को उनको साथ देना चाहिए, ताकि इस जड़ को अगर खत्म करना है तो वो लोगों का साथ भी होना चाहिए, पुलिस का साथ भी होना चाहिए, ताकि इस जड़ को जिला डोडा से, इस चिट्टे का जो माफिया काला काम करने वाले जो लोग हैं वो जल्द से जल्द दूर भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल वसीम, जो खबर है कि भाई जीएमसी के बाहर उसे पकड़ा गया है और वही उसने जगह चुनी है जहां पर आना जाना लोगों का लगा रहता है, जहां पर लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं, और उसी जगह पर वो क्या उस समय भी तस्करी कर रहा था, बेच रहा था, कैसे उसको पकड़ा गया है?
शीतल, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। देखिए, इस शख्स का जो वालिद है, इसके फादर साहब जो है वो मेडिकल कॉलेज में वो इलाज अपना करवा रहे हैं, और उसी इलाज के चक्कर में ये शख्स भी वहां पे जा रहा था और चिट्टा का माफिया वहां पे चला रहा था। और जब ये शख्स चिट्टा बेचता था तो पुलिस ने इसको गिरफ्त किया, यानी कि पकड़ा इसको सिविल कपड़ों में पुलिस ने, और इसको फिलहाल पुलिस स्टेशन डोडा लाया और इसके घर में भी छानबीन की गई, इसके फैमिली मेंबर्स को बुलाया, उनको अवेयर भी किया कि पुलिस आपको मॉनिटर करती हुई नजर आ रही है और लगातार इन इलाकों के अंदर छापामारी आपके साथ साथ देखा जाएगा कि। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इधर डोडा भगवा मार्ग पर म्युनिसिपल काउंसिल ने एक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। इस मार्ग पर अकरमाबाद इलाके में एक व्यक्ति सड़क किनारे एक बिल्डिंग बना रहा था, जिसके लिए उसने म्युनिसिपल काउंसिल से एनओसी नहीं ली थी। इस बिल्डिंग पर लेंटर डालने की तैयारी की जा रही थी और सूचना मिलने पर म्युनिसिपल काउंसिल का अमला मौके पर पहुंचा और इसे बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया है। हालांकि यह काम शुरू होने पर इसे क्यों नहीं रोका गया, इसे लेकर डोडा में चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। तो फिलहाल आप देख रहे होंगे बिना एनओसी के सड़क के किनारे बन रही थी बिल्डिंग, जिसको ध्वस्त किया है, और इसी पर जानकारी लेंगे। विकास मनहास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या जानकारी है पूरी खबर को लेकर? डोडा डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल अकरमाबाद बिल्कुल 1 किलोमीटर के आसपास ये एरिया है, जहां पर ये रोड जो है देसा की ओर जाता है या भागवा की ओर जाता है, जहां पर किसी व्यक्ति ने जो है यहाँ पर अपना एक कमर्शियल बिल्डिंग जो है खड़ी करने का प्रयास कर रहा था और इसका 2nd फ्लोर पे जो है बनने जा रहा था। तो ऐसे में यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी ने काफी बार इसके खिलाफ नोटिस भी जारी किए थे कि इस तरह से बिना एनओसी के, बिना परमिशन के किस तरह से आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, और उसकी मनमानी की चलते अब जो है एक कड़ा वहां पर एक्शन लिया गया, जहां पर जेसीबी मशीन लगाई गई है और अब जो है इसे उखाड़ा गया है। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर बन रहा था विकास, तो उस समय क्या उसे रोका नहीं गया? क्या उसे नियमों का पता नहीं था? क्या एनओसी बनानी है? देखिए एनओसी सिर्फ म्युनिसिपैलिटी से नहीं लेनी है। जब भी आपको सिटी के अंदर कोई भी अपना मकान या कोई भी इस तरह से अपना बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो कम से कम भी 3 या 4 डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कमजोरी जो है यहाँ की म्युनिसिपैलिटी की भी है। जब ये यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर तैयार किया था, उसी वक्त क्यों नहीं कोई बड़ा एक्शन लिया गया, ये तमाम चीजें, क्योंकि ये लगातार कई जगहों पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में इतना पैसे का नुकसान करने के बाद तो उस बिल्डिंग को गिराना, कहीं ना कहीं तमाम सवाल यहाँ की म्युनिसिपैलिटी पे भी खड़े होते हैं कि आखिर जब ये तमाम चीजें शुरू होती है उसी टाइम इस तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। ये तो 2 तरीके का संदेश इस पूरी खबर से बाहर निकल रहा है विकास। एक तरफ आप स्ट्रक्चर बन गया है, 2 छत बन गए हैं, उस समय आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और दूसरा संदेश ये निकलता है कि भाई कार्रवाई हुई है। तो क्या ये एक संदेश है उन लोगों के लिए जो आने वाले समय में इस तरह के कार्य ना करें और पहले कम से कम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो लें डिपार्टमेंट से? देखिए शीतल, ये मामला जो सामने आया है काफी हैरान कर देने वाला है, और ऐसे में डोडा डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा शहर, और ऐसे में जो चाहे फिर स्टेट लैंड हो या फिर अलग अलग जगहें हो जो पहाड़ी वाली बिल्कुल ढलान वाली जगहें, वहां पर भी लोग जो है घर बना रहे हैं, तो उनको भी एनओसी अगर म्युनिसिपैलिटी दे रहा है, ये तमाम चीजें दे रहे हैं। क्योंकि देखिए एक समय इस डोडा शहर में लोगों के घर जो है बिल्कुल प्लेन जैसी जगह पर होते थे। अब जो जितनी भी ढलान, अगर आप डोडा से होकर जम्मू की तरफ जा रहे हैं तो डोडा की तरफ नजर देंगे तो बिल्कुल लोग जो है उन पत्थरों के बीच में घर बना रहे हैं, जहां पर कोई भी हादसा हो सकता है और कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, और जिसकी वजह से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये आबादी अगर बढ़ रही है और म्युनिसिपैलिटी इन ऐसी जैसी जगहों पर एनओसी दे रही है, घर बना रहे हैं लोग, ये तमाम चीजें देखनी चाहिए कि आखिर हमें कौन सी जगह अलॉट करनी चाहिए, किस तरह से लोगों को बसाना है। सिर्फ अभी का बसाने के बाद आने वाले समय में अगर इस तरह कोई इंसिडेंट सामने आता है तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन विकास बात तो ये भी बनती है कि क्या लोगों को इस बारे में जागरूकता नहीं है, इस बारे में अवेयरनेस नहीं है? कौन इतना पैसा खर्च करके बाद में स्ट्रक्चर को तोड़ते हुए देखना चाहेगा? क्या उनमें जागरूकता की कमी है इस बात को लेकर?
देखिए आज लोग जो हैं बस सोचते हैं कि हमारा सिटी में घर कहीं पर भी कोई जमीन मिल जाए और अपना घर बना दें, और ऐसे में लगातार जो रश है बिल्कुल सिटी की ओर बढ़ता जा रहा है, चाहे फिर स्कूल को लेकर हो, क्योंकि देखिए प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं वो सिटी के अंदर बढ़िया है, और ऐसे में सब लोग चाहते हैं कि यहीं पर, और कई लोग जॉब करने वाले लोग हों या अलग अलग, ये तमाम चीजों का रश जो है टोडा सिटी की ओर बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में टोडा अब जो है काफी ज्यादा फैला जा रहा है। तो जी। ऐसे में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दरिया चनाब बिल्कुल साथ में चल रहा है, और ओके। दूसरा ढलान वाली जगह यहाँ जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है उसके साथ में कोई भी इस तरह का मकान ना बनाए, ताकि आने वाले समय में ना लोगों को कोई नुकसान हो या फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ठीक है, कोई इस ठीक तरह है, के सवाल खड़े हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास मरहास, ये जानकारी के लिए। विकास बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। फिलहाल कुछ लोगों में इस बात की जागरूकता नहीं है, या है तो उन्होंने जो ज़मीन ली है उस पर अपना ढांचा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर म्यूनसिपल काउंसिल का भी एक रोल बनता है कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो उसको निभाए ताकि किसी का नुकसान न हो। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप